नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम फाइनली वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में हमने बैकग्राउंड पढ़ा, उसके बारे में उसकी मीनिंग को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे कि मेन जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, वो क्या है। यहाँ कई सारे आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे बट मेन जो है वो 3 ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और आज बहुत माइन्यूट चीज़ों को मैं कवर करूँगा, तो आप सभी को देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, बट जो मेन 3 प्रॉब्लम होता है जो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया 1970s के आसपास, जो कि था 3 फंडामेंटल एंड इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंडामेंटल एंड इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर 3 प्रॉब्लम्स में से किसी एक प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 2 प्रॉब्लम नहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर हमने व्हाट टू प्रोड्यूस को सॉल्व कर लिया तो हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस रहेंगे ही। बिना तीनों को सॉल्व किए हम किसी फाइनल इंडिविजुअल को उस गुड का कंजम्पशन नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें इसे इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स बोलते हैं जो कि इसे ग्रुप्ड किया गया है अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्यों? क्योंकि अब जो भी इकोनॉमी है उसे देखना होता है कि हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस किस रिसोर्स का हम कितना एलोकेट करें पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। तो मेनली जो है एलोकेशन का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हमारे पास कम इनपुट है, उससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो हम उस इनपुट को कैसे, किस तरीके से, किस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसे एलोकेट करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट हो। तो इसलिए इस तीनों प्रॉब्लम को हम अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ही रखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो जहां भी गुड्स का बात आएगा तो आप सिर्फ गुड्स ही नहीं लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सर्विसेज भी प्रोड्यूस होता है और सर्विस भी परचेज किया जाता है। ठीक है, तो what goods to produce and how much to produce due to limited resources, every economy has to decide what goods to produce and in what quantities। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और जो वांट्स है, जो प्रोडक्शन करनी है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो कैसे फुलफिल किया जाए। तो उसी के लिए इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, और गुड्स अगर सेलेक्ट हो भी जाए, अब ये देखना होता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। अब ऐसा तो नहीं कि कंजम्पशन के लिए 2 आदमी खड़ा है, हम 5 आदमी के लिए प्रोड्यूस कर दें, या फिर कंजम्पशन के लिए 5 आदमी खड़ा है, हम 2 ही आदमी के लिए प्रोड्यूस कर दें। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसी सब को देखने के लिए हम किस गुड को प्रोड्यूस करना है और किस मात्रा में करना है, ये देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता है, देन इट वुड लीड टू अ स्टेज ऑफ सैल्वेशन। मींस कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, इसका निवारण ही मिल जाता कि हमें एलोकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 2 आदमी कंजम्पशन के लिए हम 200 आदमी का प्रोडक्शन कर लिए, 2 कंज्यूम करेगा, बाकी सब इधर-उधर फेंकाएगा, बर्बाद होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए गॉड गिफ्टेड है कि रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड ही होता है। The means are limited and the economy must decide the efficient allocation of scarce resources so that output could be optimum। ठीक है, तो रिसोर्स लिमिटेड है और इकोनॉमी को डिसीजन लेना ही होगा कि ऐसा कौन सा एफिशिएंट वे में हम एलोकेट करें उस स्केर्स रिसोर्सेस को, जो कि आउटपुट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो एफिशिएंट एलोकेशन का मतलब है कि बेस्ट मैनेजमेंट, उस स्केर्स कम से कम सामान को लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा कौन सा हम बेस्ट मैनेजमेंट उसमें अप्लाई करें। ठीक है, an economy has to make a choice of the wants which are important for the economy as a whole। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इकोनॉमी, मान लेते हैं अपने इकोनॉमी के सोसाइटी में 2 सेक्टर है, एक पुअर और एक रिच का।
तो ऐसा भी नहीं कि इकोनॉमी सिर्फ सोचेगा हमें रिच के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं। दोनों को लेकर चलना होता है। दोनों को, पुअर को अपने हिसाब से उसके कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम प्रोड्यूस करते हैं कि उसे किस प्राइस में कितनी मात्रा चाहिए। रिच के लिए हम अलग क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उसकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो हम मैनेज करते हुए कि दोनों को अपने-अपने में मिनिमम कंजम्पशन मिल जाए, इस हिसाब से देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। हम मतलब इकोनॉमी डिसीजन लेता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक छोटा-सा, जैसे हमें प्रोड्यूस करना है फूड एंड क्लॉथ। तो अब हम देखेंगे कि मेरे पास जो रिसोर्स है, बस इतना ही है। अब इसमें हमें क्लॉथ भी प्रोड्यूस करने हैं, फूड भी प्रोड्यूस करने हैं। तो मान लेते हैं कि अब क्या है कि दोनों गुड्स को हम ज़्यादा प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते हैं। मीन्स कांट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स। अगर हम क्लॉथ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो हम बाउंड हो जाएँगे फूड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है? मान लेते हैं हमने क्लोथिंग के लिए इतना रिसोर्स लगा दिया, तो फूड के लिए हमारे पास कितना बचा? इतना। मतलब हम मजबूर हो गए हैं कि हमें इतना ही में से फूड को प्रोड्यूस करना है। मीन्स फूड के प्रोडक्शन को जितना चाहिए था, उसको हम रिड्यूस कर देंगे क्योंकि हमें क्लोथिंग में ज़्यादा रिसोर्स लग गया। या फिर इसका उल्टा सोच सकते हैं कि अगर हमने फूड के लिए इतना कर लिया, तो क्लॉथ के लिए कम बचेगा। तो हम बाउंड हो जाते हैं। किसी एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो दूसरे के लिए हम बाउंड हो जाते हैं कि उसकी प्रोडक्शन को कट किया जाए। So an economy needs to choose whether it wants to use its resources to produce consumer good or producer good. आपने जब भी what goods to produce सुना होगा तो कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड या फिर प्रोड्यूसर गुड सुना ही होगा। तो कंज्यूमर गुड में क्या होता है जो भी हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, ठीक है? इसमें सिर्फ खाना ही नहीं होता है, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, मेडिसिन, मीन जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के लिए, ठीक है? फिनिश्ड गुड। और प्रोड्यूसर गुड या फिर कैपिटल गुड क्या होता है कि ऐसा गुड्स जो फर्दर हेल्प करे प्रोड्यूसर को फर्दर प्रोडक्शन में, कि हमने एक चीज को प्रोड्यूस किया, अब उसकी हेल्प से हम फर्दर प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स एक तरह से यह इनपुट ही होता है क्योंकि हमने मान लेते हैं कोई भी मशीन बनाया, तब इस मशीन को यूज करके हम मान लेते हैं बिस्किट का प्रोडक्शन किए, ठीक है? मान लेते हैं हम कार का प्रोडक्शन किए, तो ये मशीन जो है अपने आप में एक इनपुट है, इसका भी प्रोडक्शन हम करते हैं, तो इसे हम प्रोड्यूसर गुड कहते हैं या फिर कैपिटल गुड कहते हैं क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है? अब व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस तो है, अब हाउ मच गुड्स टू प्रोड्यूस, हाउ मच, अब कितना हम प्रोड्यूस करेंगे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन क्या है, उसके द्वारा कितना डिमांड किया गया है किसी पर्टिकुलर गुड्स के। अब डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होगा, अब डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम करना होगा। अब डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो गया। डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम कर दिए तो हाई प्राइस हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा है। तो कितना गुड प्रोड्यूस करना है ये भी इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमी को ये भी सोचना होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि सिविलियन इकोनॉमी का ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सिविलियन गुड्स को कितना प्रोड्यूस किया जाए और डिफेंस के गुड्स को कितना प्रोड्यूस किया जाए और कितने मात्रा में किया जाए। तो ये भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। अब हर सेक्टर के लिए कितना-कितना प्रोड्यूस करे, क्या-क्या प्रोड्यूस करे, रिसोर्स लिमिटेड है, तो प्रॉब्लम तो होना ही है। तो वही बोलता है कि एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड इट वुड प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। जैसे मैंने बताया कि किस बेसिस पे इकोनॉमी डिसाइड करेगा कि हमें कौन से गुड प्रोड्यूस करने हैं। अब उस गुड से रिलेटेड हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है। अगर किसी गुड्स में हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगता है, तो आप नॉर्मल अभी भी प्रैक्टिकलिटी देख सकते हैं कि जिस गुड्स को ज़्यादा बनाने में खर्चा आता है, वो हम क्या करते हैं, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, वो सस्ता पड़ता है हमें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगना चाहिए।
कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग बेसिकली आप समझ लीजिए कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू लास्ट इंडिविजुअल कंजम्पशन तक को उस गुड्स को पहुंचाने में जो भी मेरा कॉस्ट लगा उसे कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग कहते हैं। एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी, तो डिमांड फॉर द कमोडिटी में आता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, जितना डिमांड रहेगा उसी हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हम प्रोड्यूस करेंगे। ना डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डिमांड से ज्यादा कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिमांड से कम प्रोड्यूस तो होता ही है, बट ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, मीन्स इट कैन बी सॉल्व बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, जो भी नेटिव है, इन एन इकोनॉमी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। ठीक है, कि मान लेते हैं हमारे हमारे इंडिया का बात करते हैं, एक इकोनॉमी है, तो यहाँ के जो सिटीजन है उनकी क्या डिमांड है, ठीक है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है। अब हम इकोनॉमी क्या देखेगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल का क्या डिमांड है, वो क्या प्रेफर कर रहे हैं पहले कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो हमें वो प्रोड्यूस करना होगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि जो गुड्स का प्रेफरेंस आ रहा है मार्केट में, उसका प्राइस क्या है उस गुड्स एंड सर्विसेज का, कि क्या वो प्राइस हमें मिलेगा तो कॉस्ट से ज्यादा होगा, इनकम होगा या नहीं। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन साइड से जो प्रोड्यूसर होगा उसे प्रॉफिट देखना ही देखना है। ऐसा नहीं कि वो प्रोड्यूस कर दिया वेलफेयर के लिए कि कंजम्पशन होगा, दुआ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न करना चाहता है। ठीक है, कंज्यूमर क्या करना चाहता है, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन करना चाहता है कम से कम पैसे देकर, और प्रोड्यूसर क्या है, वो ऑप्टिमम प्रॉफिट करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर। ठीक है, तो यही है इसका। सेकंड प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे। हमने ये तो सॉर्ट आउट कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, आम केला क्या प्रोड्यूस करना है, बट कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, क्या करना है वो तो हमने जान लिया, बट कैसे करना है, मेन प्रॉब्लम तो यही है कि कैसे करें। तो ये किस प्रॉब्लम को दिखाता है कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइसेस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टेक्निक मीन्स तरीका। टेक्निक और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है कि टेक्नोलॉजी तो सभी को मालूम है, और टेक्निक क्या होता है कि उसी गिवन टेक्नोलॉजी को हम अलग अलग तरीके से, उसी को इम्प्रोवाइज करके हम अलग अलग तरीके से कैसे उसी गिवन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो उसी को हम टेक्निक कहते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस क्या बताता है कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए चॉइस जो है वो हमेशा आएगा आपका। ठीक है, जहां भी रिसोर्स का लिमिटेशन आपको दिखेगा वहां चॉइस आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा इकोनॉमी ही स्कैर्सिटी एंड चॉइस पे डिपेंडेंट है। अगर स्कैर्स होता ही नहीं कोई चीज तो इकोनॉमी का डिस्कवरी ही नहीं होता, फिर मजे में जितना मन उतना प्रोड्यूस करते रहो। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रिसोर्सेस आर स्केर्स and if an inefficient technology of production technique of production which would lead to wastage and high cost that cannot be applied in production। क्या कह रहा है कि इनएफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इनएफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कुछ ऐसा तरीका जो उस प्रोडक्शन को बूम पे नहीं ले जा रहा है, मीन्स जितना उसे एफिशिएंट होना चाहिए था, जितना उसे प्रोडक्शन करनी चाहिए थी उतना वो कर नहीं रहा है, तो उसे इनएफिशिएंट टेक्निक बोलते हैं। उसके कारण क्या हो सकता है, ये तो क्लियर है आप सभी को कि वेस्टेज तो हो ही जाएगा और वो हाई कॉस्ट भी होगा। ठीक है, तो वो हम इकोनॉमी में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लेते मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक, अब इसमें 2 एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो लैंड है इसमें 2 एम्प्लॉय से सारा काम हो जा रहा है। अब इसमें हम एक्स्ट्रा ट्रैक्टर ला के डाल दें, प्रोडक्शन तो वही हो रहा है, बट क्या हो गया कि अब एक्स्ट्रा मेरा रिसोर्स यहाँ पे लग गया। अब ये क्या रिसोर्स है, तो वेस्टेज हो गया, इसे हम कहीं अलग लैंड में यूज कर सकते हैं। और इसके कारण क्या हो गया कि मेरा इसका डीजल पेट्रोल का अलग खर्चा, उसके ड्राइवर का सैलरी अलग खर्चा। तो क्या हो रहा है कि हाई कॉस्ट आ रहा है। अब जब हम इसे प्रोडक्शन करके जब हम बेचेंगे तो ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, इस 2 एम्प्लॉय का खर्चा सब जोड़ के ना हम प्राइस बनाएंगे, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट हाई होगा, मीन्स प्राइस हाई हो जाएगा। प्राइस हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड उतनी रहेगी नहीं, लोगों को कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि सैलरी उतना है नहीं। तो
इसीलिए बोलते हैं कि एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक होना चाहिए। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है कि वो मैक्सिमाइज करे आउटपुट को और मिनिमाइज करे कॉस्ट को। कि कुछ भी हम टेक्निक लगा दे, उसका मेन एम होना चाहिए कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगाए। कोई भी कंपनी किसी मैनेजमेंट स्टूडेंट को या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को क्यों हायर करती है? वो बोलती है भैया तुम ऐसा ऐसा तरीका निकालो जिससे मेरा आउटपुट भी बढ़ जाए और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाए, ताकि मार्केट में प्राइस कम हो जाए और लोग इसे ज्यादा खरीदने लगे, ताकि हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो। देखिए हर चीज में मेन एम प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ही होता है। अब उसी में कंज्यूमर का थोड़ा भला हो जाए वो अलग बात है। तो यहाँ पे दो तरह का टेक्निक्स होता है मेनली, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का ये मतलब नहीं कि कोई पूछे तो आप बोल देना जहाँ लेबर ज्यादा यूज होता है, नहीं। लेबर का मतलब है कि प्रोपोर्शन टू कैपिटल, मीन्स किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, तब उसे लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। और कैपिटल का उसी का उल्टा, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड इन प्रोपोर्शन टू लेबर, मोर यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर यूज्ड इन प्रोपोर्शन टू लेबर, उसे कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक लैंड है, यहाँ 2 लेबर की जरूरत है, ठीक है, और एक ट्रैक्टर का जरूरत है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेबर तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम 2 ट्रैक्टर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव। जितना लेबर के प्रोपोर्शन में हमें चाहिए था उससे एक ट्रैक्टर हमने ज्यादा एम्प्लॉय कर दिया, तो इसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसे कॉस्ट भी ज्यादा आता है। हमेशा कैपिटल इंटेंसिव जो भी प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट हमेशा ही ज्यादा आता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव कहने का मतलब कि आपका जो भी मशीन्स टूल्स, बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब कैपिटल में आता है, तो इसको सेटअप करने में काफी ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि कौन सा टेक्निक यूज करना होता है। अब फार्म मान लेते हैं, मेरे पास एक फार्म है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक फार्म है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या, हमें क्या क्या करना होता है, प्लॉविंग करना होता है, हार्वेस्टिंग करना होता है, सीड को सोइंग करना होता है, एंड थ्रेसिंग करना होता है। ठीक है। अब हम लेबर इंटेंसिव यूज करें तो इसमें हमें क्या, मान लेते हैं हमें 2 लेबर चाहिए इसको यूज करने के लिए, ठीक, 2 लेबर हमें यूज करने के लिए चाहिए, इसे हम लेबर इंटेंसिव बोल देंगे। अब जब हम इसी चीज को ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, तो देखिए इस लैंड में हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। मान लेते हैं हमें राइस प्रोड्यूस करना है, तो प्लोविंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड थ्रेसिंग, मतलब बीज बोने से लेकर उस फसल को काट कर उसे थ्रेसिंग करने तक में हम या तो लेबर इंटेंसिव का यूज कर सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव का यूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा मेरे लिए, मैं उसी इंटेंसिफाइड टेक्निक का यूज करूंगा, है कि नहीं। अब मान लेते हैं मेरे पास छोटा सा लैंड है, इसमें 2 लेबर से काम चल जाएगा। अब इसमें हम ट्रैक्टर ला कर दे दे, थ्रेशर ला कर दे दे, हार्वेस्टर ला कर दे दे, बिना मतलब का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एफिशिएंट टेक्निक नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टेक्निक है। और यही अगर कोई बड़ा सा लैंड है, ठीक है, इसमें अगर हम लेबर डालते गए बहुत सारे, तो ये भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेबर का भी चार्ज ज्यादा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल यूज कर लेंगे। अब ये 1 साल का खेती है नहीं, उसी कैपिटल को हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो बड़े लैंड के लिए हमेशा मतलब ह्यूज प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव ही यूज किया जाता है, और छोटे से प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही यूज किया जाता है। ठीक है।
तो एवरी इकोनॉमी हैज टू चूज द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। जैसा हमने बताया कि किसी भी इकोनॉमी वो चाहे डेवलप हो, इंडिया जैसा गरीब हो या फिर अमेरिका जैसा पैसा वाला हो, सबको सोचना ही पड़ता है कि ऐसा कौन सा हम एफिशिएंट टेक्निक यूज करें जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमें कम आ जाए और जो आउटपुट है वो हमें मैक्सिमम मिले। ठीक है, बट यहाँ पे एक और क्या बात है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली कैपिटल इंटेंसिफाइड है और कुछ ऐसा चीज है जो नेचुरली लेबर इंटेंसिफाइड है। ठीक है, जैसे नेचुरली लेबर इंटेंसिफाइड में क्या बोल सकते हैं, जैसे वुलन कार्पेट बोल सकते हैं या फिर और जो अदर हैंडीक्राफ्ट जितना भी बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट जो भी प्रोडक्शन होता है, वो पॉट हो गया या फिर मिट्टी का कुछ भी, तो इसमें लेबर इंटेंसिफाइड, ये हमेशा लेबर के द्वारा ही यूज किया जा सकता है, इसमें आप मशीन लगा क्या कर सकते हैं। तो ये नेचुरली लेबर इंटेंसिफाइड होता है। नेचुरली कैपिटल इंटेंसिफाइड, नेचुरली मतलब कि वो कैपिटल के बिना बन ही नहीं सकता है, या बनेगा भी तो या तो ज्यादा टाइम लगेगा या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसे उसी बेसिस पे प्रोड्यूस किया जा सकता है जो मार्केट नीड्स को फुलफिल करे। तो जैसे जितना भी लग्जूरियस आइटम हो गया, जैसे एसी, टीवी, कार, एरोप्लेन, तो ये सब क्या है, इसमें लेबर इंटेंसिफाइड ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर लेबर लगा भी दें तो एक प्लेन को बनाने में 6 महीना 7 महीना लग जाएगा। और कैपिटल इंटेंसिफाइड से क्या होगा, 1 से 2 मंथ में एक प्लेन बनकर रेडी हो जाएगा। तो मार्केट जो भी इकोनॉमी हमसे डिमांड करता है उसको फुलफिल करने के लिए हमें जो सुटेबल रहेगा हम उसी चीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही होता है कि नेचुरली हमें कुछ चीजें ऐसी है जो लेबर इंटेंसिफाइड है, कुछ चीजें ऐसी है जो कैपिटल इंटेंसिफाइड है। इसका जो मेन गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा कि ऐसे टेक्निक को हम यूज करें जिसमें कॉस्ट मेरा मिनिमम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा ही, मीन्स द विच हैज लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब एक यूनिट को बनाने में हमें कम से कम कॉस्ट लगे, हमें वैसे ही टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मेन प्रिंसिपल यही होता है, हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे हम प्रोड्यूस करें, कौन सा टेक्निक यूज करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, बाद में उसको क्लियर करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, मेन प्रॉब्लम यही है। और जनरली स्टूडेंट्स यहाँ कुछ और समझते हैं बट इकोनॉमी कुछ और बोल रहा है। ठीक है, आप इसे समझेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, किसके लिए, अब हम जानवर के लिए तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, इंसान के लिए प्रोड्यूस करेंगे। अब इंसान इंसान में भी अलग अलग सेक्टर है। ठीक है, वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, तो किसके लिए हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या तो हो गया, कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या दिखाता है कि आप ये लाइन देखें, द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस relates to how the value of the produced output of an economy gets distributed amongst different people. People do not receive the output they produce as their compensation। देखिए इस लाइन का बहुत अच्छा मतलब है, ये बोल रहा है कि होम फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो किससे डील करता है, कि जो हम अभी तक क्या जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि जो हमने प्रोडक्शन करा उसे कैसे बांटे, नहीं, जो प्रोड्यूस्ड गुड है उसको कैसे बांटे वो तो करना ही है, बट उसके बैकग्राउंड पे क्या होता है वो देखते हैं कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसका वैल्यू जो है, वैल्यू इन द सेंस कि जब वो बिकेगा तो उसका जो प्राइस से जो इनकम आया वो सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन कंज्यूम करेगा, वो वही कंज्यूम करेगा ना जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं। लेबर हो गए,
लैंड, एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या है, लेबर को क्या मिलता है, लेबर को वेज, लैंड को रेंट। अब देखिए जिसके पास लैंड है उसे रेंट मिल रहा है, तो इसी रेंट को यूज करके ना उस प्रोड्यूस्ड गुड को परचेज करेगा, और जो लेबर है इसी वेज का यूज करके ना वो प्रोडक्ट जो उसने खुद बनाया है उसको वो कब परचेज करेगा, जब उसे इनकम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रोड्यूस किया, जैसे फैक्ट्री आज गया प्रोड्यूस किया और वहां से कुछ बिस्किट उठाकर ले आया, हो गया उसका कंपनसेशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्रोड्यूस करेगा, फिर उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योर, वो उसे मार्केट में सेल करेगा, और मार्केट में किसे सेल करेगा, यही तो है कंज्यूमर। अल्टीमेट कौन है, लेबर, लैंड ओनर्स, यही सब तो है। यही सब तो इकोनॉमी में इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज है जो यूज करेगा। तो वही ये कह रहा है कि पीपल डू नॉट रिसीव द आउटपुट दे प्रोड्यूस एज देयर कंपनसेशन। नहीं, इनको उस प्रोडक्शन के बदले में कंपनसेशन के तौर पे इनकम मिलता है, और उस इनकम को खर्च करके ये प्रोडक्ट जो है उसका यूटिलाइज करते हैं। मीन्स यह एक साइक्लिकल फेनोमेनन है। मीन्स कि खुद प्रोड्यूस किया, खुद कंज्यूम किया, बट मीडिएटर कौन है, इनकम। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन किया और यहीं से कंज्यूम कर लिया, नहीं, प्रोडक्शन करेगा, ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसको इनकम मिलेगा, और इस इनकम से इसी प्रोडक्ट को ये यूज करेगा। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। This problem refers to the selection of the category of people who will ultimately consume the goods, that whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor। तो यही घिसा पीटा लाइन बोल रहा है कि जो हमने गुड प्रोड्यूस किया है वो किस हिसाब से प्रोड्यूस करना है, ज्यादा गरीब के लिए करें, कम अमीर के लिए करें, या फिर ज्यादा अमीर के लिए करें, कम गरीब के लिए करें। तो वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा अमीर, कम गरीब, कम अमीर, ज्यादा गरीब। तो देखिए वो जो भी प्रोड्यूस करे, बट उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, ये होना चाहिए कि जो अमीर है गरीब है वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन वो जरूर उसको मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीर के लिए प्रोड्यूस कर दिया और गरीब भूखा सो रहा है, नहीं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन उसे अश्योर करना ही पड़ेगा। जो गरीब है वो कम पैसा देकर खरीदेगा, जो अमीर है वो ज्यादा पैसा देकर खरीदेगा, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो सबके लिए होगा। कम ज्यादा हो सकता है बट प्रोडक्शन जो है वो सबके लिए हो सकता है। अब देखिए, since resources are scarce in every economy, no society can satisfy all the wants of its people, thus a problem of choice है। choices का जो प्रॉब्लम वो कहाँ अराइज होता है, हमारे सोसाइटी में जो रिसोर्स है वो काफी मिनिमल है, और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, जो कि पीछे 2-3 लेक्चर से हम जान रहे हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे सेटिस्फाई करें, तो चॉइस एराइज होता है, यह प्रॉब्लम जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। तो गुड्स आर प्रोड्यूस इन इकोनॉमी फॉर दोज हु हैव एबिलिटी टू पे। ऐसा नहीं है, अब गरीब के लिए भी प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसा नहीं है कि गरीब को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, गरीब को भी मान लेते हैं कि ये प्राइस गरीब का है, ये प्राइस अमीर का है, लेकिन कुछ ना कुछ प्राइस गरीब को भी देना ही पड़ेगा, और रिच को क्या है, रिच को ज्यादा देना पड़ेगा, बट देना पड़ेगा। तो बिना किसी पैसे के वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता है, ये आप बना ले, क्योंकि प्रोड्यूसर वेलफेयर करने नहीं निकला है रोड पे, उसे भी अर्निंग करनी है। तो जो भी उसका एबिलिटी और कैपेसिटी टू बाई देम, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका इनकम से। ठीक है, मतलब मोर ऑफ इनकम, मोर ऑफ बाइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जितना ज्यादा एबिलिटी में जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा परचेजिंग पावर, है कि नहीं। और ये जो इनकम है कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इसके वेज से, लैंड ओनर को रेंट से, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट से, कैपिटल जो लगा रहा है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इकोनॉमी जो है, हम अज्यूम करके चलते हैं कि कुछ मान लेते हैं 5 लोग हैं, ये फैक्ट्री है,
तो ये जो 5 लोग हैं ये डेली जाते हैं, सुबह से शाम इस फैक्ट्री में काम करते हैं और मान लेते हैं किसी फूड का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये खाएँगे क्या? तो इसी प्रोडक्ट का नहीं ये यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टली ये कंपनी से उठाकर तो लाएँगे नहीं। तो जो सर्विस इन्होंने प्रोवाइड किया, इसके बदले ये जो फैक्ट्री है इन्हें इनकम देगा। वेज के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, और ये जो इनकम है फिर ये इसी फैक्ट्री को वापस करेंगे और इसके बदले ये फूड लेंगे। तो ये साइक्लिकल फिनोमेनन है, इसी से इकोनॉमी चलता है, ठीक है? लेन-देन उसी एक चीज़ का इधर दे, फिर किसी अलग डायरेक्शन से ले ले, तो यही इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे सेम चीज़ इन्होंने प्रोड्यूस किया, बट यहाँ पे कंज़्यूम ना करके इन्होंने यहाँ पे कंज़्यूम किया, इनकम देकर, जो इनकम इन्हें फैक्ट्री के द्वारा मिला गया, जो प्रोड्यूसर के द्वारा दिया गया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे प्रोडक्शन चैप्टर में, फिलहाल यही समझिए, ठीक है? तो जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होना ही चाहिए। तो ओवरऑल हम अगर बोले कि फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या दिखाता है? So the problem for whom to produce tells us how the different factors of production are compensated for their work. यहाँ पे हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूस हुआ है किसके लिए हुआ है। कंपनसेट जो हुआ है, देखिए अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है, आपको एक और बात बता दें, जो इकोनॉमी में आप कभी भी प्रोडक्ट देखिए डायरेक्टली इनकम को शो करता है, ठीक है? क्योंकि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही इनकम होगा। तो जो वो अपना सर्विस दे रहा है, उसे कंपनसेट कितना हो रहा है, लेबर को कितना हो रहा है, लैंड को कितना हो रहा है, कैपिटल को कितना हो रहा है, तो जिस हिसाब से उसे कंपनसेशन मिलेगा, वो उसी औकात के हिसाब से उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और अपने फुलफिल सैटिस्फैक्शन को फुलफिल करेगा, ठीक है? तो यही फॉर होम टू प्रोड्यूस में दिखाता है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है, कितना हमें कंपनसेशन मिल रहा है, कितना मेरा परचेजिंग पावर है, जिस हिसाब से जो गुड हमने प्रोड्यूस किया उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, द टोटल आउटपुट अल्टीमेटली फ्लोज टू हाउसहोल्ड इन फॉर्म ऑफ इनकम। जो टोटल हमने प्रोडक्शन किया है उससे अल्टीमेटली वो हाउसहोल्ड के ही हाथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सामान हमने प्रोड्यूस किया है वो वही जो प्रोड्यूस किया है वही वो खरीदेगा, बस इनकम के फॉर्म में। जो वो पैसा देगा फिर वही इनकम हमें उसे लौटाना है, ताकि वो फिर मेरे ही प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को कंज्यूम करे। फिर मेरा इनकम होगा, फिर हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, फिर फर्दर वो अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा, फर्दर हम उसे इनकम देंगे, फिर वो फर्दर प्रोडक्ट को यूज करेगा, फिर ऐसे ही साइक्लिकल फिनोमेनन चलते रहेगा। तो यही इस वीडियो का अंत है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो यहीं तक है। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।